तो इस चैप्टर में हम कर रहे हैं हॉस्पिटल वेस्ट में। और हमने बाकी सारी चीजें कर ली, हमने उसके इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए थे। अब हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होएगी और साथ में एक टॉपिक जो पिछला उसका एंड है, डू एंड डोंट्स ऑफ द हेल्थ केयर वेस्ट। क्या क्या हमें हेल्थ केयर वेस्ट में करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट्स हमेशा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज के लिए, चाहे वो प्रोफेशन है चाहे कुछ और है। हर चीज में डू एंड डोंट्स होते हैं, ऐसे ही इसमें। तो क्या है डूज? फर्स्ट, जितनी सेग्रीगेशन करनी है वहीं पे कर लो जहां पर बन रहा है, बाद में मत सोचो। क्योंकि अगर बाद में सोचोगे तो वो क्या हो जाएगा, चार बंदे हो, मिक्स हो कैमरा ऑन जाएगा। कर लो। हम्म। अगर ऑन कर सकते हो ऑन कर लो कैमरा, थोड़ा बंदा एक्टिव हो जाता है। राइट, तो वो सारा मिक्स हो जाएगा। एक बार जो मिक्स हो गया फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते उसका। राइट, तो अगर उसमें वो डल गया तो वो डल गया, फिर वो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो आप सिर्फ कहते रह जाओगे कि नहीं हो जाएगा, नहीं कर सकते आप। उसके बाद हैव एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ कंटेनर इन ईच एरिया, हर एरिया में। इसीलिए आप कभी भी हॉस्पिटल जाते हो तो 4 टाइप के कंटेनर्स पड़े होते हैं। हमारे कॉलेज भी कब से कहा हुआ है करने के लिए। और जो वो अगर आपने वो देखा हो, जो स्टूडेंट्स ने वो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं उसमें भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें 4 तरह के कंटेनर्स एक्सप्रेस किए गए। जैसे सो दैट कि जब आप फेंकने लगो, डिस्कार्ड करने लगो, तो आप उसके हिसाब से ही डिस्कार्ड करो कि येलो में डालना है कि ब्लू में डालना है, किसमें डालना है। देन एक होना चाहिए अलग से, ये घर में भी होना चाहिए आपके, कि जो किचन का गार्बेज है वो मिक्स मत करो। किचन के गार्बेज को दूसरे गार्बेज में मिक्स मत करो। चाय पत्ती हो गई, वेजिटेबल पीलिंग्स हो गई, बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो किचन की हैं बेसिकली, जिसमें पानी है, उसको ये ना हो कि उसमें डाल दो नॉर्मल में जिसमें कुरकुरे के पैकेट और बाकी चीजें डालनी हुई हैं। वो भी खराब, ये भी खराब। ना उसका कुछ हो सकेगा दोबारा से, ना इसको डिकम्पोज कर सकेंगे प्रॉपरली। और जो स्मेल वगैरह जनरेट होगी वो डिफरेंट जनरेट होगी। तो अपने घर में भी आप 2 तरह के डस्टबिन रखने चाहिए आपको। ये किचन में अलग से डस्टबिन रखना चाहिए जिसमें सारा किचन का गार्बेज हो। तो जो आपने फेंकना है वो उसमें फेंको, सो दैट उसको अलग से दे दिया जा सके। अब आगे वो अलग से करते हैं नहीं करते, अब ये नहीं कह सकते, इसको वक्त लगेगा, पर ये भी हो जाएगा। काफी जगह पर ये होने लग गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम कॉलोनी में रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ का अपना ट्रीटमेंट प्लांट है इनका। तो नेचुरली कि वो जो ट्रीटमेंट करनी है उन्होंने करनी है, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू दिस कि किचन का जो गार्बेज है वो मिक्स नहीं होना चाहिए दूसरे के साथ। किचन के लिए अलग आती है गाड़ी और उसके लिए अलग आती है। अब उसको मिक्स मत करो, क्योंकि उसको डिकम्पोज करना, उसको 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 ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा उनको अगर वो मिक्स हो जाएगा। देन सेकेंड, टू कलेक्ट इन्फेक्टेड वेस्ट। कलेक्टेड जो इन्फेक्टेड वेस्ट है उनको बिल्कुल ही अलग से हो जाना चाहिए। जो जो वो है, one to collect the kitchen garbage, second to collect the infected waste, third to collect the all type of the sharpeners, fourth to collect waste paper, wrappers, packing materials, right? So do designate a separate place to keep the mop, wiping cloth, broom and such other materials. इसके लिए सेपरेट होना चाहिए। जैसे वॉशिंग एरिया होता है उसमें एक सेपरेट डेडिकेटेड प्लेस होता है जिसमें सारी चीजें पड़ी होती हैं, और वहां पर पड़ी होनी चाहिए। राइट, वो जगह गीली नहीं होनी चाहिए। देन डू इंश्योर 5 to 6 लेटरिन फॉर 50 to 60 पेशेंट्स। द हॉस्पिटल की बात हो रही है तो यहाँ पर इतना होना चाहिए उसके सिस्टम, ये हम कर चुके हैं। डू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर और द सैनिटरी एंड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द लेट्रिन्स। पानी होना चाहिए। सोप एंड वाटर फॉर वॉशिंग द हैंड्स, वहां पर हमेशा होना चाहिए, सोप पड़ा होना चाहिए। डू इंश्योर ए सिस्टमिक क्लीनिंग स्केड्यूल, कि वहां पर क्लीनर हो जो रेगुलरली उसको क्लीन कर रहा हो। देन वो कह रहा है पार्टिसिपेट। क्या कहना चाहता है यहाँ पर ये? Can the participate to establish common cooperative facility? कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव है बच्चों। ये वर्ड कहाँ यूज होता है ये?
बैंक्स में यूज होता है। बैंक्स में यूज होता है, राइट। कोऑपरेटिव सर्विस कोई भी ट्रस्ट हो सकती है जो मिल के चलाई जा रही है, उसका कोई मालिक नहीं है। 10 बंदों ने पैसे डाले हैं और उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं और उसके हिसाब से उसको चला रहे हैं। ऐसे ही फॉर एग्जांपल 3-4 हॉस्पिटल मिलके अपना एक बना सकते हैं, राइट, कोऑपरेटिव बना सकते हैं कि उसमें फंड सबके हो सकता है कि एक हॉस्पिटल उसको वो नहीं कर सकता, फंड नहीं कर सकता, तो एक कॉमन प्लेस हो सकती है जिसमें सभी फंड डाल के एक अपना एक सिस्टम फैसिलिटी बना सकते हैं और वहां कर सकते हैं। डू कंसिडर सेंडिंग ए किचन वेस्ट टू द पिगरीज और कंपोस्ट हैं, जो पिगरीज होते हैं जो जहां पर पिग्स को रखते हैं वहां, जहां जहां कंपोस्ट बनता है वहां भेजिए आप। डू टेक केयर ऑफ द यूनिवर्सल प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग द इन्फेक्शियस वेस्ट। सो इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो WHO ने दी हुई है कि ये करना चाहिए, वो फॉलो करो। डोंट्स क्या है इसके, डू नॉट कंसिडर एनी टाइप ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट इन ए कैजुअल मैनर। कैजुअली मत लो उसको, वैसे ही मत फेंक दो गली के डस्टबिन में। डू नॉट इनकरेज रीयूज ऑफ द डिस्पोजेबल्स। डिस्पोजल को रीयूज मत करोगे कोई बात नहीं, इसको कौन सा कोई इन्फेक्शन है, नहीं ऐसा नहीं। आज एक बार आपने ओपन कर लिया तो वो प्रॉब्लम, और बहुत सारी इन्फेक्शन हैं जो उससे हो सकती हैं, और इसका बहुत स्ट्रेस रहता है, राइट। जैसे पहले जब मैं प्रैक्टिस करता था तो जैसे कोई इंजेक्शन लगवाने आ जाता था, तो जैसे एक को इंजेक्शन लगाना तो पूरे टाइम पे हिल गया और नीडल मुझे लग गई, राइट। तो बिना बात के टेंशन कि यार उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके कटर्स आते हैं, उसके बाद कटर करके उसको डिस्पोज ऑफ कर दो उसको, और यूज हो ही नहीं सकता दोबारा से। तो कुछ भी होता था, जैसे ग्लूकोज की बोतल है या कैथेटर या पाइप्स है, मैं उसको कट कर देता था उसको। सो डू नॉट अटेम्प्ट टू रिसाइकल एंड डिस्पोज विदाउट इंश्योरिंग एडिक्वेट डिकंटामिनेशन, वो मत करो इसको। डू नॉट इंसिनेरेट ऑल काइंड ऑफ वेस्ट, सबको मत जला दो, राइट। जैसे ऑर्गन्स हैं या बाकी चीजें हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, टिश्यू है। Only infected like contaminated dressing, cotton, body parts, tissue sections, etc. need to be incinerated. जो पता है कि वो इन्फेक्टिव है, उनको जलाना है आप। Do not ignorant of the legislative procedures regarding the waste management, especially health care. आपको हमेशा लॉज एंड रूल्स पता होने चाहिए। ये ना हो कि आपके ऊपर कल को केस हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कुछ करने जा रहे हो, उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, लेजिस्लेशन है, क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। जैसे हम कहते हैं कि होम्योपैथी में हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू डू दैट, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन और गिवन है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद है वेस्ट शार्प्स मैनेजमेंट। जो शार्प्स हैं, राइट, शार्प्स देखो क्या हो सकती है, नीडल्स, स्ट्रिंग्स, स्काल्पल्स, ब्लेड, ब्रोकन ग्लासेस, जो कैपेबल है इंजरी कॉज करने के लिए और इन्फेक्शन के लिए भी। क्योंकि इंजरी हो जाएगी तो इन्फेक्शन और जल्दी चली जाएगी, क्योंकि इंटेग्रिटी टूट जाएगी स्किन की। उनका अलग से होना बहुत जरूरी है, राइट। तो कई बार देखो हम ग्लास टूटते हैं, हम क्या करते हैं, हम सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं। अब जब वो कलेक्ट करने आते हैं, फॉर एग्जांपल जब वो लेके चले गए उसको, उसके बाद एक जगह पर डंप कर देते, तो वो इकट्ठा करके कर रहे होते हैं और हाथ पे कट लग जाता है उनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चीजें ऐसे फेंक मत दें उसमें ना, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, किसी को पड़ता है। Their segregation, separate collection reduce the chance of the injury. Their decontamination and disinfection reduce the chances of infection. वो कम हो जाएगी। Their destruction or deformation prevents misuse of the needles and syringe, जैसे मैंने आपको बताया, पर it is not done by the hands. ये उसके लिए नहीं है कि आप हाथों से काटो उसको, तो और मंगाओ, वो टूटेगी नहीं, वो सारी मुड़ती रहेगी। उसका स्पेशल कटर आता है, जस्ट आप नीडल इंसर्ट करनी है, उसको दबाना है, उसके छोटे छोटे पीस कर देने हैं। पाइलर बोलते हैं, पाइलर बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल नीडल कटर, वो नीडल को कट कर देगा उसको, राइट। तो नीडल को कट कर देगा, बाकी आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। जो मेन इन्फेक्शन है तो वो उसी में है, सिरिंज में इतनी इन्फेक्शन नहीं होती, मेन तो नीडल में ही है सारा कुछ। पर फिर भी मैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता था। और बीच में दूसरी भी सिरिंज आई थी जो एक ही बार यूज होती है, राइट। उसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि एक बार अगर आपने सही अच्छे से भरा नहीं, उसको अच्छे से किया नहीं, तो वो दोबारा से नहीं होगी। तो उसका सिंगल यूज पिस्टन मैकेनिज्म होता है, एक ही बार यूज होगी उसकी, उसके बाद यूज नहीं कर सकते उसको। दे शुड बी कलेक्टेड इन ए पंक्चर्ड प्रूफ। किसमें कलेक्ट करोगे, पंक्चर प्रूफ, टूटानो हैवी ड्यूटी प्लास्टिक कंटेनर विद ए नैरो माउथ, सो दैट इट फैसिलिटेट कलेक्शन, मिनिमाइज द नेसेसरी हैंडलिंग। एक बार डाल दिया तो डाल दिया। द कंटेनर शुड हैव ब्लू और व्हाइट
as labeled properly as the waste sharp container, blue या white, उस पर लिखा हो waste sharp container. Use heavy duty gloves while handling the waste sharp, especially while transportation done using trolley and not manually. ट्रॉली में किया जाए, मैनुअली ना किया जाए उसको, वो बेटर. Finally, the disposal is done by the mutilation or shredding, which prevent reuse when either they are sent to the recyclers or bury in a concrete pit. तो उसके बाद क्या करेंगे उसको, उसको हम श्रेडर्स में डाल देंगे. श्रेडर्स क्या होते हैं? जो छोटे पीसेस में उसको कट छोटे से पीसेस. पेपर श्रेडर आता है ना. बहुत सारे ऐसे कंपनी जहां पर इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, वो डाटा नहीं लीक होना चाहिए. बहुत सारे लोगों के वो आते हैं, सपोज आधार कार्ड ये वो, तो नॉर्मली क्या होता है, एप्लीकेशन जब खत्म हो गई तो डंप किया, दे दिया, वो आधार कार्ड पहुंच जाता है रेडी वालों के पास समोसे और आलू बेचने के लिए, टिक्कियां बेचने के लिए. अब वो मिस यूज हो जाता है. वहां पर किसी ने देखा किसी का आधार कार्ड है, उसने चुप करके रख लिया और उसके ऊपर फोन का कनेक्शन निकाल लिया, पता लग गया कि उससे 2 नंबर कोई काम हो गया और पकड़ा बंदा हो गया, उसके ऊपर किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया. इट हैपेंस. आपको कभी भी आधार कार्ड अपनी उसकी कॉपी ऐसे नहीं देनी चाहिए, उसके ऊपर लिखना चाहिए कि आप किस पर्पज के लिए और किसको दे रहे हो. सपोज किसी कंपनी को दे रहे हो तो उसको क्रॉस में लिखो आधार कार्ड के ऊपर कि गिविंग फॉर दिस, मैं केवाईसी के लिए दे रहा हूँ, इस कंपनी को दे रहा हूँ और इस डेट को दे रहा हूँ, सो दैट कल को जो मिस यूज हो जाए, जब कोई प्रॉब्लम आए तो उसको देखा जा सके उस चीज को, अदरवाइज आप फंसोगे उस कंडीशन में. तो वहां पर वो श्रेडर्स लगे होते हैं कि पेपर डाला और छोटे छोटे पीस हो जाते हैं जो दोबारा से कलेक्ट नहीं किए जा सकते. सो ऐसे ही बड़े श्रेडर्स होते हैं और बहुत बड़े श्रेडर्स भी होते हैं, जैसे कार्स के लिए श्रेडर्स भी होते हैं, कार की बॉडी को म्यूटिलेट करने के लिए छोटे छोटे पीस हो जाते हैं. तो वो बहुत हैवी ड्यूटी मोटर के साथ ब्लेड्स होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं, उसमें कुछ भी डालोगे वो छोटे छोटे पीस कर देगा उसके. तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, डीकंटामिनेशन प्रोसीजर क्या है, कि सबसे पहले जो केमिकल में डालेंगे हम, इसको आप याद करना, 1% हाइपोक्लोराइड, याद है ना हाइपोक्लोराइड? हाँ जी सर. इसमें किसमें किया था? सर वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए. वाटर प्यूरिफिकेशन के क्लोरीनेशन. लिए किया था हमने. देन क्लोरीन में किया था हमने. तो हमने क्या किया था, हाइपोक्लोराइट आयन, और याद है ना 2 आयन किए थे, तो हमने क्या था, बेस्ट किया है. So 1% of the hypochlorite or 2% of the bleach, right? So 10 gram of the fresh bleaching powder in 1 liter of the waste with a contact period of 60 minutes. याद है ना उसका contact period 1 आ रही था, तो 60 minutes के लिए contact उसमें डाल देंगे वेस्ट में, तो decontamination के लिए हम छोड़ देंगे उसको. Second is autoclaving. Autoclaving वैसे ही temperature raise होएगा, right? Before removing the needle from the syringe, it is flushed with the disinfectant liquid. Disinfectant liquid जैसे पिछला bleaching powder था. The needle is then discarded into the waste sharp container. The plunger is removed from the syringe barrel. Plunger जो उसके पीछे piston होता है, before immersing into the disinfectant, उसमें से plunger निकाल देंगे, so that अगर अंदर भी कोई body fluid गया हुआ है तो वो भी clear हो जाए. क्लियर है? ऐसे उसकी ऑटोक्लेविंग करेंगे. फिर देन वो कहता है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली द लास्ट टॉपिक इसका, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगी, वैसे जो मैंने आपको बताया. कहते प्लास्टिक्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन टिपिकली ड्राइव फ्रॉम द पेट्रोलियम और द नेचुरल गैस. प्लास्टिक नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बेसिकली. प्लास्टिक बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रिमेन इन द सॉइल फॉर मोर देन 1000 ईयर. 1000 साल तक वो प्लास्टिक पड़ा रहता है. और इस समय पीछे रिसर्च थी, कितनी गायें हैं जो मरी हैं उसमें, और उनमें 25-25 किलो प्लास्टिक निकला है, क्योंकि वो सड़कों पर पड़ा हुआ है. आप फॉर एग्जांपल आटा देने जाते हो, उसी में दे देते हो. कई बार जब आपको झिझक है या डर है या कुछ लग जाएगी तो आप वहीं रख देते हो, वो साथ में प्लास्टिक खाया जाता है कई बार उससे. प्लास्टिक भी वो 1000 साल तक पड़ा रहता है, कंटेमिनेटिंग द सॉइल एंड द सराउंडिंग वाटर bodies. Plastic constitute a major chunk of the healthcare waste, more so with increased use of the disposable items like syringe, IV bag, bags, catheter, etc. अब ज्यादा यूज हो रहा है प्लास्टिक. सो प्लास्टिक इन द हेल्थ केयर वेस्ट कंस्टिट्यूट 4 times मोर देन इन द म्युनिसिपल वेस्ट. तो वो कह रहा है कि हेल्थ केयर में म्युनिसिपल वेस्ट से 4 गुना ज्यादा प्लास्टिक यूज होता है.
क्योंकि हर चीज में प्लास्टिक होएगा, डिस्पोजेबल्स में, सिरिंजेस में, बॉटल्स में, मेडिसिन की बॉटल्स में, हर चीज में। Collection and reuse or rescale of the disposable plastic products without adequate treatment will result in the possible spread of infection to the waste handlers like the rat pickers. ये सबको ही, ये क्या लिखा है मैंने, ये सर्च करना पड़ेगा मुझे, दिमाग में नाम आ रहा। तो उसको रीयूज करना, कलेक्ट करना, वो विदाउट ट्रीटमेंट, ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। कहते हैं इन प्रॉपर बर्निंग और सब स्टैंडर्ड बर्निंग ऑफ दीज प्लास्टिक रिलीज टॉक्सिक गैस। अगर इसको आप जला दोगे इन प्रॉपर तरीके से, ऐसे ही जला दिया बाहर, आपने देखा होगा कभी भी जहां प्लास्टिक बर्न कर देते हैं बहुत स्मेल आ रही होती है, और वो स्मेल किसकी है? वो स्मेल गैसेस की है, और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कार्सिनोजेनिक हैं। Toxic gases like dioxides and furans, which are potent carcinogenic, and other harmful gases like sulfur dioxide and oxide of nitrogen and hydrochlorides, ये सारी गैसेज रिलीज होती। तो इम्प्रॉपर बर्निंग, इम्प्रॉपर विदाउट, जो हमने किया था कि इस गैसेस को इम्प्रॉपर बर्निंग में क्या है, इसको हम गैसेस को क्या करते थे? सर लास्ट में बर्न करते थे वो। फिर दोबारा से बर्न कर देते, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर। इम्प्रॉपर लैंड फिलिंग और डंपिंग, इम्प्रॉपर मतलब आपने उसको अच्छे से कवर नहीं किया, उसके ऊपर जाली नहीं लगाई। इम्प्रॉपर लैंड फिलिंग और डंपिंग रिजल्ट इन लीचिंग, यानी कि लीचिंग मतलब उसमें से कोई निकाल लेगा, इन कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल एंड सराउंडिंग वाटर बॉडीज। यूज ऑफ प्लास्टिक शुड बी मिनिमाइज, स्पेशली आउटसाइड पेशेंट केयर। जहां पर देखो कैथेटर जरूरी है, प्लास्टिक वहां डालना पड़ेगा, पर उसके बाहर फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन के बैग में और चीजों में कोशिश करो प्लास्टिक जितना कम से कम हो। इसलिए अब जब हॉस्पिटल जाते हैं, जो कॉफी के कप्स हैं और वो सब कुछ है, वो कपड़े के जो मोटे बनने शुरू हो गए हैं, पेपर के। स्पेशली आउटसाइड पेशेंट केयर बाय यूजिंग बॉटल, ग्लासिंग इन अर्थन और द metal waste. The plastic should be properly disinfected. It is deformed or shed before it is sold. और उसको बेचने से पहले वो आपने उसको क्लीन तो करना ही है, पर उसको डिफॉर्म कर देना है, क्योंकि ये ना हो उसमें पैकेजिंग में चले जाए। फॉर एग्जांपल आपने कैथेटर डाल दिया, वो रीपैक होके चले जाए पेशेंट को, वो बहुत खतरनाक है। तो सेपरेशन ऑफ द प्लास्टिक फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ द वेस्ट बिफोर डिफॉर्मिंग गेट मोर मनी। इसीलिए आप देखोगे कि जो वो कूड़ा इकट्ठा करने वाले होते हैं, वो प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठी करके जाते हैं, कूड़ा छोड़ देते हैं। उसके लिए यूज होते हैं श्रेडर्स। तो श्रेडर्स ऐसे ब्लेड होते हैं जो बहुत स्ट्रांग मोटर के साथ चलते हैं। वो मोटर जो उसके पीछे है वो बहुत स्ट्रांग है, वो रुकेगी नहीं, और ये श्रेडर उसको बिल्कुल काटता ही चले जाएगा, ये घूमता जाएगा। और इसके बहुत तीखे ब्लेड है, ये आपस में एक तरह से जैसे लॉकेट की तरह होते हैं, ऐसे मूव करेंगे, और जो भी इसके बीच में आएगा ये उसको खींचते चले जाएंगे। श्रेडिंग विल रिड्यूस Shredding will cause a reduction in the volume of the waste, and also it will prevent the reuse facility of the plastic recycle. It required waste categories 4 and 7 of the schedule 1 of the biomedical waste management, जो हमने किए थे कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 7। ऐसे इसमें डालते हैं, जब इसको चला देंगे ये अंदर चले जाएगा और उसके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। It should be ensured that waste is disinfected by the chemical microwaving autoclaving before shredding। आप उसको बिल्कुल खत्म कर दिया हो, जस्ट लाइक दैट। देखो जैसे टीथ है ना, ये वैसे ही है, जब ये घूमेगा तो ये अपने अंदर ही ले जाएगा उसको, और उसके छोटे 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 पीस कर देगा, क्योंकि मोटर बहुत हार्ड लगी होती है। अगर आपका हाथ चला गया इसमें, बच नहीं पाओगे, छोटा छोटा पीस हो जाएगा सारा का सारा। प्लास्टिक श्रेडर, इट हैज एन एंट्री चैम्बर नोन एज होपर एंड ये रोटेटिंग नाइफ्स होंगे इसमें। The plastic are destroyed into the uniform and consistent size particle, resulting in reduction of the volume। ऐसी श्रेडिंग हमने और कहाँ की थी? याद है ऐसी श्रेडिंग हमने कहाँ की थी? याद करना। Summary: the hospital waste is infectious. Use personal protective device while handling waste, which is very important. Many toxic pollutants are produced by the waste management technologies. उसके कारण भी बेस्ट सोल्यूशन फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट इज अ ग्रीन अप्रोच।
3 Rs, दैट इज फर्स्ट रिड्यूस द वेस्ट, देन रीयूज अगर हो सकता है तो उसको, देन रिसाइकल, सो दैट अगर रिसाइकलिंग होगी तो हम उसको बेटर वे में कर सकते हैं, अदरवाइज वो इकट्ठा होता रहेगा। प्लास्टिक 1000 साल तक डंप नहीं होएगा। सोच के देखो, आपके जो कीबोर्ड्स माउस और ये सब कुछ जो खराब हो जाता है आप फेंक देते हो, उस सिचुएशन में वो कहीं कलेक्ट हो रहा है, और वो कहीं कलेक्ट हो रहा है, उसका कुछ नहीं हो पा रहा। तो अगर आप सर्च करके देखो ई वेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत वेस्ट की मैंने। सो तो अगर कीबोर्ड लेना है, आप ऐसा कीबोर्ड लो जो रिपेयरेबल, राइट। जैसे ये टीवीएस का चेरी, इसको ना चेरी कीज बोलते थे, गोल्ड प्राइम, राइट। इसकी एक एक की निकल सकती, रिपेयर अगर कोई प्रॉब्लम तो कर सकते हो, हाँ पहली कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर दूसरा कीबोर्ड सपोज 300-400 का आ जाएगा, ये 1700-1800 या 2-2500 का आएगा, कंपेरेटिवली बता रहा हूँ। वो दूसरा ज्यादा होगा तो और भी ज्यादा आएगा, मगर ये रिपेयरेबल है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देख सकते हो कि जिसको, जो आपको लगे कि ये ज्यादा देर चलेगी, और उसको आप मैनेज करो, हैंडल करो अच्छे से, खराब ना हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे। सो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 3 then the official feed for the reduction and recycling। और क्या कहना चाहता है कि आप वहां एक अपना प्रोफेशन भी देख सकते हो। देखो बहुत सारे बंदे हैं, मैं एक पर्सन को जानता हूं, अभी मुझे लगता है पता नहीं वो है कि नहीं है सिस्टम, तो वो सभी हॉस्पिटल से जो पुराने एक्सरेज हैं वो कलेक्ट कर लेता होता था, और जितने भी वेस्ट जो होते हैं, कबाड़ी होते हैं, आपने जो फेंका है तो उसमें जो जो कूड़ा जहाँ फेंकते हैं उसमें एक्सरेज, तो एक्सरेज निकाल लेते हैं, और एक्सरेज को वो करने के लिए सिल्वर यूज होता है। तो उसका उनको तरीका था कि क्या करना है, उसमें से सिल्वर कैसे निकालना है। सो कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका दिमाग चाहिए, then innovate and explore your own method of the waste disposal based on the location, type of the healthcare facility provided and financial implication, तो आप उसको कर सको। so then this way टॉक होता है खत्म, और मुझे लगता है कि क्लियर है अब ये टॉपिक। हम यस जस्ट सर। इसको एक यस सर। भागता भागता ओवरव्यू करते हैं अब इसमें, कि हमने समरी करते हैं कि हमने किया क्या। हमने इसमें हॉस्पिटल समझा, राइट, उसके बाद इसको ट्रीट कैसे करना है, कहाँ से आएगा हमने वो देखा, राइट, किसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमने वो देखा, उसके बाद उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके सेफ बेस्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे हेल्प कर सकती हैं हमने किया। फिर उसके हमने कैटेगरी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, कैटेगरी 1 ह्यूमन एनाटॉमी, कैटेगरी 2 एनिमल बेस्ड, कैटेगरी 3 माइक्रोबायोलॉजी, कैटेगरी 4 शार्प्स उसमें आ जाएंगे, कैटेगरी 5 डिस्कार्डेड मेडिसिन, कैटेगरी 6 सॉलिड वेस्ट, राइट, उसमें स्वैब, ब्लीडिंग, ड्रेसिंग, सारा कुछ। कैटेगरी 7 ये भी कैथेटर, आईवी सेट, ट्यूबिंग। उसमें कौन सी कैटेगरी थी अभी फोर जो एंड हमने, सेवन 4 and 7, राइट। 4 में देखो क्या है, नीडल, स्काल्पल, ब्लेड, 7 में सॉलिड, कैथेटर, आईवी सेट, ट्यूबिंग सेट। कैटेगरी 8 में लिक्विड वेस्ट है, कैटेगरी 9 इंसरेशन ऐश जो होती है, कैटेगरी 10 में केमिकल वेस्ट। हमने कैटेगरी की कलर कोडिंग की, राइट। कलर कोडिंग के बाद हमने स्ट्रेटेजीज क्या क्या डेप्थ की जा सकती हैं उसमें। उस स्ट्रेटेजी में क्या था, वेट पहले रिड्यूस करना, असेस करना, रिसाइकल करना, और हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना। हमने एक एक करके ये की। उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी की। फिर हमने किया कि उसमें सिंगल चैम्बर एक बर्नर होता है वो किया। फिर हमने डबल चैम्बर किया, और जो उसको रोटेटिंग बोलते हैं, राइट, उस वो घूमता रहा साथ में। सिंगल चैम्बर किया हमने ये वाला। इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये उस जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पोल्यूशन बहुत है, क्योंकि सारा का सारा बाहर जाएगा, उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते, और उसमें कितनी सारी गैसेज जाएंगी। और अगर वो एरिया है, सिटी का एरिया है, और पहले से फिट है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आसपास रेजिडेंशियल एरिया तो प्रॉब्लम है, बच्चे का प्ले ग्राउंड है, प्रॉब्लम है। ये किया। फिर हमने रोटेटरी इंसरेटर किया, राइट, उसमें 2 चैम्बर। ये हमने किया कि पहले उसमें एक फर्स्ट पंप लगा होता है जो बर्नर काम करता है, वो रोटेट होता रहता है, उसमें से गैसेस और ऐश निकलती है। ऐश डिफरेंट कलेक्ट हो जाती है, जो गैसेस उसकी दोबारा से जला देते हैं, उसका रिटेनिंग पीरियड 2 सेकेंड होता है, हमने वो किया। फिर केमिकल डिसइंफेक्टेंट किया हमने, राइट।
ऑटोक्लेविंग की कि अंडर प्रेशर और टेम्परेचर भाप बनाने के बाद स्टीम अंदर तक चली जाती है इंस्ट्रूमेंट्स के और उसको क्लीन कर देती है, और फिर कपड़े में, उसी कपड़े में उसको पैक करके रख देते हैं। हमने ये किया। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट थी, ये घूमने वाला था, राइट, वो जो घूमता रहेगा साथ साथ। फिर उसके बाद डीप बरियल, जो चीजें नहीं हो सकती दबा दो उनको अच्छे से, लैंड फिलिंग, राइट। फिर हमने किया वार्म कंपोजिटिंग, जो वार्म छोड़ देंगे उसके नीचे, जो किचन वेस्ट है उसमें, जो कैफेटेरिया का वेस्ट है, तो वो स्लोली स्लोली उसको मैन्योर में बदल देगा। हमने ये किया। माइक्रोवेव इरेडिएशंस, और हमने कहा था ये बहुत अच्छा है पर कॉस्टली पड़ेगा सिस्टम। देन ये तो हो ही गया सारा। फिर हमने ये किया, वो याद रख लो, बोला क्या था वो, ड्रम वाली बात याद रख लो। इसमें सीमेंट डाला, ऐसी चीजें जिसको हम बाहर नहीं भेज सकते, टॉक्सिन्स हैं, केमिकल ऐसे हैं, चीजें हैं जिसको बिल्कुल बाहर नहीं भेजा जा सकता। और अगर डंप भी किया तो ये ना हो वो डिस्पोज ऑफ तो होंगी नहीं, क्योंकि उसमें प्लास्टिक है। तो ऐसी सब चीजें इसमें डाल दी। साथ में डाला इसमें लाइम, साथ में डाला सीमेंट, और बना के इसको डंप कर दिया सेपरेट। देन हाइड्रोक्लेव, ये घूमता रहेगा। इसके 3 स्टेप्स पढ़े थे हमने, क्या क्या 3 स्टेप्स थे इसके हाइड्रोक्लेव के, याद है किसी को? स्टेज 1 लोडिंग की थी, हमने सारा इसमें भरा, राइट। स्टेज 2 स्टरलाइजेशन था, उसमें बिल्कुल हॉट एयर, हॉट स्टीम डबल जैकेट में घूमती रहेगी, जो लिक्विड को पूरा स्टीम में बदल देगी, राइट। उसके बाद स्टेज 3 में था, हमने ढक्कन खोल देंगे और उसको सूखने देंगे, उसको डिहाइड्रेशन था उसमें। स्टेज 4 अनलोडिंग, फिर निकाल देंगे उसमें से। देन एडवांटेजेस उसकी पढ़ी हमने। देन डू एंड डोंट्स आज की, ये तो आपको फ्रेश ही है तो याद होगा। तो इन दिस वे ये टॉपिक हम आज करते हैं इसको खत्म। कोई क्वेश्चन तो नहीं है?